क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में? पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? मैम टाइप्स ऑफ वायरस पढ़ाया था, फिर एप्लीकेशन ऑफ वायरस, एप्लीकेशन ऑफ वायरस, हाँ फिर प्रियोन बताया था, वेरवाइड्स मैम जिसमें इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है। हाँ, और वो क्या कर सकते हैं, होस्ट के प्रोटीन्स को चेंज कर सकते हैं, होस्ट की प्रोटीन के साथ चेंज करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, पूरी प्रायंस बन जाते हैं, होस्ट के प्रोटीन्स को भी कन्वर्ट कर देते हैं प्रायंस में, है ना। यस तो मैम। हम लोग इंट्रोडक्शन अबाउट द वायरसेस एंड एप्लीकेशन अबाउट द वायरसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस। इससे पहले जो आपने बैक्टीरिया देखा था, बैक्टीरिया कैसा था? बैक्टीरिया को हम कैसे कर सकते हैं, कहीं पे भी कल्चर कर सकते हैं, मतलब किसी भी मीडिया पे, या उसको कोई पर्टिकुलर होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे वायरसेस के केस में क्या होता है, हमें पर्टिकुलर होस्ट की जरूरत पड़ती है ना। हम किसी क्या कैसे ही कोई लिविंग सेल लेके और उसको वायरस से कल्टीवेट नहीं करवा सकते, हमको एक पर्टिकुलर होस्ट लेना पड़ता है जिसमें हम वायरस को कल्टीवेट करवा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमको क्या देखना है कि हाउ वी कैन कल्टीवेट द वायरसेस, ठीक है। बहुत कम लोग हैं, अभी 17 लोग ही हैं। गुड आफ्टरनून मैम। सुबह की क्लास में कितने लोग थे? सेवेंटीन ओनली। बढ़ नहीं रहे हैं, चले स्टार्ट करें। सुबह की क्लास में कितने लोग थे? मैम सुरभि मैम की क्लास में 42 बच्चे थे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। So today we will discuss about the cultivation of viruses, ठीक है। तो viruses आपको दिख रहा होगा in this slide, 3 pictures are there, है ना। एक फ्लास्क है, एक माइस्क है, और here are eggs, some eggs, ठीक है। तो mostly these things are used for the cultivation of viruses। यहाँ पे आपको जो ये पिक्चर दिख रही है, इट इज ऑफ एनिमल सेल कल्चर, है ना। एनिमल सेल कल्चर जब भी हम करते हैं तो आपको इस तरीके के फ्लास्क यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जब एनिमल सेल कल्चरिंग में आपको माइस भी यूज होगा, और आप माइस को इनोकुलेट करोगे वायरस से तो माइस यूज होंगे, और इफ वी कल्टीवेट द वायरस इन द eggs, then eggs are used, ठीक है। इस तरीके से 3 types of things are used for the cultivation of viruses, ठीक है। एनिमल सेल कल्चर है यहाँ पे आपका एनिमल इनोकुलेशन है, एंड देन एग्स इनोकुलेशन। तो आप सब लोगों को पता है कि वायरसेस आर द ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स, कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। आप कोई भी मीडिया आर्टिफिशियली बना के उसमें हम ग्रो नहीं कर सकते, लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। और मेनली 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स आर यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस। फर्स्ट वन इज एनिमल इनोकुलेशन, सेकंड वन इज embryonated egg, एंड थर्ड वन इज टिश्यू कल्चर, एनिमल सेल कल्चर, और इसको हम टिश्यू कल्चर टेक्निक्स कहते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ मेथड के थ्रू हम वायरसेस का क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है।
फर्स्ट वन इज एनिमल इनोकुलेशन। एनिमल इनोकुलेशन में आपको दिख रहा है कि यू कैन टेक द एनिमल्स लाइक हियर इज अ मंकी, है ना, दिस इज द एम्ब्रियो ऑफ मंकी। यहाँ पे आपको माइस का पिक्चर दिख रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स को लेके हम एनिमल्स का इनोकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है एनिमल इनोकुलेशन में कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए एनिमल्स टू सी द इफेक्ट ऑफ वायरसेस। जैसे आपको पता है कि एनिमल येलो फीवर इज ड्यू टू सम वायरसेस। तो रीड एंड कलीग्स ने यहाँ पे येलो फीवर्स इन ह्यूमंस के ऊपर खोज की। लैंडस्टीनर एंड पॉपर ने मंकी में पोलियो वायरसेस के ऊपर वर्क किया। Mice are widely used by Thiele in 1903. Suckling mice, जो कि because of Coxsackie and arbovirus, ये इस तरीके से suckling mice हो जाते हैं, थोड़ा सा suck टाइप के mice होते हैं ये। Guinea pigs, rabbits and ferrets are also used. So like that, various types of animals are used for the cultivation of viruses. यहाँ पे एनिमल्स को इनोकुलेट करते हैं पर्टिकुलर वायरसेस के से और उन वायरस का इफेक्ट देखते हैं एनिमल्स के ऊपर। तो एनिमल इनोकुलेशंस होता है। लाइक दैट देयर आर डिफरेंट रूट्स फॉर द इनोकुलेशन ऑफ माइस, जैसे कि इंट्रासेल्युलर, यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट पिक्चर में इंट्रासेल्युलर यूज हो रहा है। सबकुटेनियस, ये सबकुटेनियस इंजेक्शन यूज हो रहा है। इंट्रापैरोटियल, पैरोटियल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में हम इंजेक्ट कर रहे हैं। इंट्रानेसल्स, नेसल्स के बीच, नेसल्स के थ्रू हम इंजेक्शंस माइस को कर रहे हैं। लाइक दैट वेरियस रूट्स आर देयर फॉर द इनोकुलेशन फॉर एनिमल्स। इट कैन बी इंट्रासेल्युलर, सबकुटेनियस, इंट्रापेरिटोनियल और इंट्रानेसल। तो ये पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं। पिक्चर्स में आपको दिख रहा है कि डिफरेंट रूट्स के थ्रू हम वायरस को इनोकुलेट कर सकते हैं इनसाइड द एनिमल्स। ठीक है, एक बार जब हम इनोकुलेट कर देंगे तो वी विल सी द फर्दर ऑब्जर्वेशन, है ना, वी विल कीप द एनिमल फॉर फर्दर ऑब्जर्वेशन फॉर डेवलपिंग सम साइन ऑफ डिसीजेस, या जो जिस तरीके का वायरस हम इनोकुलेट करेंगे तो हम उसी तरीके की डिसीज के सिम्टम्स देखेंगे उसके अंदर कि कुछ सिम्टम्स तो नहीं है, कुछ मोल्स या इस तरीके से डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ वायरसेस विल बी एबल टू प्रोड्यूस लेजन्स। लेजन्स मतलब छाले, छाले तरीके का आपको विजिबल दिखेगा, कुछ छाले दिखेंगे आपको, कुछ आपको छोटे छोटे से बम्स और इस तरीके से मोल्स, इस तरीके से ऑब्जर्व, मतलब रेडनेस ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस। तो अगर हम एक बार एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं तो वो आपको सिम्टम्स, उस तरीके के वायरस के सिम्टम्स और डिसीज के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्दर कुछ एनिमल्स को किल भी करना पड़ता है सो दैट द इन्फेक्शियस डिसीज कैन बी एग्जामिन्ड फॉर द वायरसेस। इस तरीके से एनिमल्स आर यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस। ठीक है, इस तरीके से एनिमल्स यूज होते हैं। सेकेंड है एम्ब्रियोनेटेड एग कल्चर। एम्ब्रियोनेटेड एग कल्चर में आपको पता है कि कल्टीवेशन में आप एग्स को लोगे, और ये जो स्टार्टिंग इस तरीके की रिसर्च किसने की थी, गुड पास्चर इन 1931। इसके बाद अलावा डक एग अगर हम लेते हैं तो इट इज बिग इन साइज और बेटर कल्टीवेशन के लिए डक एग्स लेते हैं। इसके अलावा एग के अंदर डिफरेंट मेम्ब्रेन्स और कैविटीज होती है, जैसे क्राव एलेंटोइक मेम्ब्रेन है, तो दिस मेम्ब्रेन इज वेरी मच यूज्ड फॉर द वैक्सीनिया एंड वेरिलो फॉर्म ऑफ पॉक्स। ठीक है, एलेंटोइक कैविटी होती है जो कि इन्फ्लुएंजा, पैरामाइक्सोवायरस आइसोलेशन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए मोस्टली यूज होती है। एमनाइटिक कैविटी होती है दैट इज यूज्ड फॉर द इन्फ्लुएंजा वायरस। योग सैक होता है जो अंदर इनर साइड योग सैक होता है, इट इज यूज्ड फॉर द क्लैमिडिया, रिकेट्सिया वैक्सीन प्रोडक्शन, येलो फीवर, रेबीज,
इन सब में योग सैक यूज होता है। तो इस तरीके से एग के अंदर जो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स और कैविटीज होती हैं, अलग अलग वायरसेस के लिए अलग अलग एप्रोप्रिएट मेम्ब्रेन और कैविटीज होती हैं, जिसमें रिसर्च किया गया और उनका कल्टीवेशन मेनली उन मेम्ब्रेन्स और कैविटीज में मोस्टली फाइंड आउट किया गया और उनका प्रोडक्शन ज्यादा था उस मेम्ब्रेन और कैविटीज में। लाइक दैट हम लोग उसी मेम्ब्रेन में उस वायरस को टेस्ट करते हैं और कल्टीवेट करते हैं। तो लाइक दैट एग्स के अंदर डिफरेंट कैविटीज और मेम्ब्रेन्स होती हैं। जैसे कि अगर आप इस तरीके के एग, ये आपको डायग्रामेटिकली व्यू दिख रहा है एग का, जिसमें आउटर जो लेयर है दैट इज एग सेल, है ना, एग सेल है। उसके अंदर आप नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन देखोगे दैट इज शेल मेम्ब्रेन, ठीक है, शेल मेम्ब्रेन इट इज। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप देखोगे कि ये आपका एलेंटोइक फ्लूइड प्रेजेंट है, एलेंटोइक फ्लूइड। एलेंटोइक फ्लूइड के बाद एमनोटिक फ्लूइड है जिसके अंदर इम्ब्रियो रहता है, एंड लास्ट वन इज इम्ब्रियो, ये इम्ब्रियो है और ये योक है, येलो पार्ट इज योक। तो इस तरीके से, और ये एल्बुमिन भी इसमें प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से और थोड़ा सा अमाउंट एयर सैक का रहता है, मतलब एक खाली हवा भी उस एग के अंदर भरी रहती है। तो एग सेल है, एग सेल के बाद सेल मेम्ब्रेन है, फिर एलेंटोइक मेम्ब्रेन है, फ्लूइड है, फिर एमनोटिक फ्लूइड है, फिर इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो के बाद एल्बुमिन, योक, और इस तरीके से पूरा एग कंप्लीट हो जाता है। आप इस तरीके से अगर कलरफुल एग्जाम वो डायग्राम देखोगे तो इसमें ये शेल है, एल्बुमिन है, एलेंटोइक कैविटी है, फिर आपका एमनोटिक कैविटी है ये, इसके बाद ये इम्ब्रियो है, कोलेंटाइक मेम्ब्रेन, दिस इज कोलेंटाइक मेम्ब्रेन जो कि एलेंटोइक फ्लूइड को कवर करती है, दैट इज कोलेंटाइक मेम्ब्रेन। और इसके अलावा आपका योक सैक है ये येलो पार्ट। तो इस तरीके से पूरा एग ये कंप्लीट होता है, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स और डिफरेंट कैविटीज को फॉर्म होते हुए एक एग बनता है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से योक सैक में इनोकुलेट करेंगे तो इस तरीके से इंजेक्शंस हमको योक सैक के अंदर लगाने पड़ते हैं। एलेंटोइक कैविटी में लगाना है तो एलेंटोइक इंजेक्शन इनोकुलेशन करना पड़ता है, एमनोटिक कैविटी में लगाना है तो एमनोटिक इनोकुलेशन करना पड़ता है, और कोलेंट्राइक मेम्ब्रेन इनोकुलेशन है तो आपको मेम्ब्रेन। इस तरीके से डिफरेंट वायरसेस के लिए डिफरेंट कैविटीज होती है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एग है, एग के अंदर हम डिफरेंट इनोकुलेशन कर रहे हैं। इस तरीके से होल करके अगर हमको अंदर कैविटीज के अंदर अगर इनोकुलेट करना है तो हमको ऊपर की सेल मेम्ब्रेन और उसको ब्रेक करना पड़ेगा और अंदर जाके इनोकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एग हम यूज करते हैं फॉर द वायरस प्रोडक्शन। इस तरीके से आप देख सकते हो वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है। ये भी एक तरीके का पोक फॉर्मेशन है, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इस तरीके से आपको विजिबल इन्फ्लेमेशन दिखता है। फिर सेल कल्चर, लास्ट वन इज थर्ड टाइप ऑफ टेक्निक इज सेल कल्चर। तो सेल कल्चर इज द very important technique in which we are not required any host like animals or eggs. We just do these type of experiment by culturing the cells. Here is a cell culture, and of course here we are doing the culturing of cells. These cells can be of any animals, animals tissues or human tissues. These from there we procure the cells and we will do the cell culture. So starting of this technique is by Steinhardt in 1913. It maintained the Vaccinia virus in the cornea of rabbit, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरियल जो सेल कल्चर टेक्निक्स करते हैं तो उसमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या आती है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन क्या आती है। अगर हम वायरस का कल्टीवेशन तो कर रहे हैं पर साइड बाय साइड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन भी होता है, मतलब बैक्टीरिया भी उसमें ग्रो होने लगते हैं और उनका कंटेमिनेशन होने लगता है। तो हमको मेजर बैक्टीरिया को बचाने के लिए हमको वहाँ पे एंटीबायोटिक्स डालनी पड़ती है। रूटीनली हम कुछ अमाउंट एंटीबायोटिक्स का डालेंगे जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा
डिफरेंट और साइंटिस्ट हुए जैसे एंडेवर, वेलर, रॉबिन्स, इन्होंने पोलियो वायरसेस को देखा, ठीक है, इन 1949 दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स का डिस्कवर। तो सेल कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज these techniques have replaced embryonated egg as preferred type of growth medium for many viruses. तो ये टेक्निक्स जो हैं ये काफी हद तक मोस्टली एम्ब्रियोनेटेड एग्स और एनिमल्स इनोकुलेट को बचाती हैं, इनोकुलेशन पे, जिसमें एनिमल्स हमको कम मारने पड़ते हैं, एग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कम होता है। तो और इसके अलावा दीज सेल्स कैन बी इजीली ग्रोन इन द कल्चर मीडिया इन द लेबोरेटरी। इन सेल्स को भी ग्रो करने के लिए हमको एक कल्चर मीडिया चाहिए पड़ता है, और हम लेबोरेटरी स्केल में अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ अगर कल्टीवेट करते हैं तो हम इजीली वी कैन ग्रो दिस टाइप ऑफ सेल्स इन द लेबोरेटरी। तो अगर हम एनिमल सेल कल्चर की बात करें तो एनिमल सेल कल्चर भी 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज ऑर्गन कल्चर, सेकंड वन इज एक्सप्लांट कल्चर, और थर्ड वन इज सेल कल्चर। तो 3 टाइप्स के एनिमल सेल कल्चरिंग होती है, ऑर्गन कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर और सेल कल्चर। तो अगर हम जब भी हम एनिमल सेल कल्चर के ऊपर वायरस का कल्टीवेशन करते हैं तो हमको कुछ तरीके की विजिबिलिटी या कुछ तरीके का आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जब भी हम एनिमल सेल कल्चर करते हैं तो मोनोलेयर प्रिपरेशन होती है, जो सेल्स अपने आप में ग्रो होते हैं तो दे फॉर्म द मोनोलेयर। वो एक के ऊपर ग्रो नहीं होते, वो किस तरीके से मोनोलेयर बनाते हैं, ठीक है। और उन्हीं सेल्स को हम फर्दर और भी क्लोन उनकी उस और एक तरीके की मोनोलेयर अगर सेल्स की बन जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल लाइन कहते हैं। उस सेल लाइन को हम फर्दर कल्टीवेट और सब कल्चरिंग कर सकते हैं, क्लोनल सेल लाइन प्रिपरेशन बना सकते हैं, उसी की क्लोन्स बना सकते हैं और फर्दर फिर हम वायरस से इन्फेक्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से एनिमल वायरसेस को जब हम टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में इन्वॉल्व करते हैं तो पहले हमको सेल लाइन प्रिपरेशन करना पड़ता है। सेल लाइन लेनी पड़ती है, जहाँ जिस भी टिश्यूज में हम इफेक्ट देखेंगे वहाँ के टिश्यूज के सेल्स लेके आएंगे, उन सेल्स को हम रिपीटेटिवली ग्रो करेंगे। जब वो ग्रो करने लगेंगे कल्चर मीडिया में तो एक सेल लाइन बन जाएगी और उस सेल लाइन में हम वायरस का इनोकुलेशन करके वायरस का इफेक्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेप्स ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल वायरसेस यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, इस तरीके से हम ग्रो करवा सकते हैं किसी भी वायरसेस को ऑन द सेल लाइन। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक एनिमल है, मतलब एक माउस है, माउस के अंदर हमने टेस्टीज को पहले लिया। टेस्टीज को अगर हम टेस्टीज के ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं वायरसेस को, तो हम टेस्टीज को क्या करेंगे? पहले छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद हम मीडिया लेंगे, मीडिया में टिश्यूज को प्लेस करेंगे। दिस इज ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर में हम पूरा का पूरा जो आपका ऑर्गन है उसका एक या तो पार्ट ले लेते हैं या पूरा का पूरा ऑर्गन लेके हम उस मीडिया के अंदर ग्रो करवाते हैं। इसके अलावा अगर हम सेल कल्चर कर रहे हैं तो सेल कल्चर में हम सिंगल सेल्स को आइसोलेट करते हैं और उन सेल्स को प्लेस करते हैं मीडिया के अंदर। यहाँ पे ऑर्गन कल्चर में हम टेस्टीज के पीसेस और पार्ट ऑफ ऑर्गन कल्चर लेते हैं, ऑर्गन को लेते हैं, पूरे सिंगल सेल्स को नहीं लेते हैं। और सेल कल्चर में हम सिंगल सेल्स को लेके और उसको कल्चर करवाते हैं ऑन द मीडिया। ऑर्गन कल्चर क्या होता है? ऑर्गन कल्चर में हम स्मॉल बिट्स ऑफ ऑर्गन्स कैन बी मेंटेन्ड इन विट्रो। इन विट्रो मतलब बाहर फॉर डेज एंड वीक्स, preserving their original architecture and functions. Formalin is used for the preservation. तो हम यहाँ पे ऑर्गन को पहले आइसोलेट करते हैं। ऑर्गन आइसोलेट, ये ऑर्गन्स जो हैं वो आपको इजीली कहीं जब आपका कोई ऑपरेशन होता है या हॉस्पिटल्स में कहीं कोई डैमेज पार्ट है, डैमेज्ड ऑर्गन है, कुछ मेल फंक्शनिंग ऑर्गन है, इस तरीके से ऑर्गन्स आइसोलेट इजीली हो जाते हैं हॉस्पिटल से, और वहाँ से हम फॉर द सेल कल्चरिंग और एनिमल सेल कल्चरिंग के लिए वो ऑर्गन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं? ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको हम इन विट्रो ग्रो करवा रहे हैं। इन विट्रो ग्रो करवाने के लिए हमको उसका पूरा फंक्शन और उसका आर्किटेक्चर, मतलब उसका कैसा स्ट्रक्चर है, पूरा मेंटेन करके रखना पड़ता है। और उसके लिए हमको क्या यूज होता है? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन इज टिश्यू फिक्सिंग एजेंट,
जिससे हम कोई भी टिश्यू को फिक्स कर सकते हैं। तो फॉर्मेलिन यूज होता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दैट ऑर्गन, जब तक कि हमारा ऑर्गन काम में नहीं आ रहा है। तो ऑर्गन कल्चर इज यूजफुल फॉर द आइसोलेशन ऑफ सम वायरसेस व्हिच अपीयर्स टू बी हाईली स्पेशलाइज्ड पैरासाइट ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। तो ऑर्गन कल्चर जब करते हैं जब बिल्कुल कोई वायरसेस है दैट इज स्पेसिफिक फॉर दैट ऑर्गन। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस आपके ट्रकियल रिंग को अफेक्ट कर रहा है। ट्रकियल रिंग का ऑर्गन कल्चर अगर हम करेंगे फॉर द आइसोलेशन ऑफ कोरोना वायरस की रेस्पिरेटरी पैथोजन, जो आपका रेस्पिरेटरी पैथोजन है, तो कुछ डेज तक वो ट्रकियल रिंग पे अटैच रहता है। तो उसके कारण हम ट्रकियल रिंग का ऑर्गन कल्चर करके और हम वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन दैट ट्रकियल रिंग। तो इस तरीके से ऑर्गन कल्चर करते हैं इफ सम वायरस आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ऑर्गन्स। तो इस तरीके से ऑर्गन कल्चर होता है। एक्सप्लांट कल्चर भी जिसमें हम सर्टेन पार्ट पोर्शन ऑफ टिश्यू लेते हैं, बहुत छोटा सा पोर्शन ऑफ टिश्यू लेते हैं किसी भी एनिमल्स या बॉडी का या किसी भी ह्यूमंस का, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। इसमें कोई किसी एनिमल्स को हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी को हम मार नहीं रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लेके उस पार्ट को हम लेबोरेटरी एनिमल्स में सच एज माइस, रैबिट्स, गुइना पिग्स, कोई भी पार्ट को लेके हम कहाँ उसको ग्रो करवाते हैं, पेट्री डिशेस में ग्रो करवाते हैं। और ये एक्सप्लांट फिर आपका एसेप्टिकली ट्रांसफर्ड इनटू द स्टाइल पेट्री डिश बाय यूजिंग फाइन टिप फोर्सेप्स और कवर स्लिप से हम उसके ऊपर एक्सप्लांट को कवर कर देते हैं। इसके अलावा उसमें हम इनफ अमाउंट ऑफ मीडियम डालते हैं उस पेट्री डिश में, जिससे कि वो ग्रो होने लगे। उसको 37 डिग्री टेम्परेचर ही देते हैं। तो इस तरीके से एक्सप्लांट कल्चर करते हैं जिसका हम छोटा सा पोर्शन किसी टिश्यू का लेके उसको पेट्री डिश में प्लेस करते हैं, उसके ऊपर कवर स्लिप प्लेस करते हैं। कवर स्लिप प्लेस करने के बाद उसमें मीडियम हम डालते हैं, जिसके कारण और उसको इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड में जब तक कि उसकी सेल ग्रोथ नहीं दिखती है। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल है, आप एडेनोवायरसेस होते हैं जो कि एडेनोइड टिश्यू का हम एक्सप्लांट लेते हैं, है ना, और उसको हम आइसोलेशन ऑफ एडेनोवायरसेस के लिए यूज करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो एक्सप्लांट टिश्यू को हमने कुछ अमाउंट एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट के ऊपर कवर स्लिप डाली, कवर स्लिप प्लेस करने के बाद हमने उसके ऊपर मीडिया डाला और धीरे धीरे एक्सप्लांट टिश्यू आपको देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से सेल आउट ग्रोथ हो रही है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट को पहले प्लेस किया था और धीरे धीरे उसमें कुछ विजिबल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके से जो मीडिया होता है वो काफी एप्रोप्रिएट होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज टाइप ऑफ सेल्स। इसमें आप सिंपल कोई बैक्टीरियल मीडिया नहीं बनाते हैं, हम इसमें डिफरेंट टाइप की स्पेशलाइज्ड मीडिया होते हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज और रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इस तरीके की मीडिया का कंपोजिशन होता है। लास्ट सेल कल्चर। सेल कल्चर के लिए हम दिस टाइप ऑफ सेल कल्चर इज routinely used for the growing of viruses because they are very much simple than other types of organ and tissue cultures. यहाँ पे हमको सिर्फ एक सेल की जरूरत पड़ती है for the growing of viruses. तो यहाँ पे टिश्यूज, पहले हम टिश्यूज आइसोलेट करते हैं, उसमें से dissociated into the component of cells by the action of proteolytic enzymes such as trypsin and mechanical shaking. तो जो टिश्यू होता है उसको हम पहले एक एक सेल को सेपरेट करते हैं उन टिश्यूज से बाय द एक्शन ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आपको पता है कि ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। तो जो सेल के आसपास के डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं ड्यू टू ट्रिप्सिन और एक एक सेल अलग हो जाता है। और मैकेनिकल शेकिंग, अगर आप टिश्यू को मैकेनिकल भी शेक करोगे with the help of some forceps, all these things are used for the dissociation of cells. इसके अलावा हम डिफरेंट विटामिन, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, बफरिंग सिस्टम्स, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारी चीजें डालते हैं जिससे कि जो टिश्यू का एटमॉस्फेयर हम मिमिक करते हैं, मतलब टिश्यू का एटमॉस्फेयर वैसा ही बनाते हैं जैसा उसको पहले इनसाइड का किसी और ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर जैसा टिश्यू का इन्वायरमेंट मिलता है वैसा ही इन्वायरमेंट हम प्रोड्यूस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सम अमाउंट्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, विटामिन्स,
ग्लूकोज, सॉल्ट्स, बफरिंग सिस्टम्स, बाइकार्बोनेट आयंस और 5% carbon dioxide is essential to maintain the environment of that tissue. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग दैट एनवायरनमेंट। तो जो भी इंक्यूबेटर यूज होता है उसमें CO2 गैस सप्लाई भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो भी मीडिया होगा उसमें हम फीकल काफ सीरम भी डालेंगे, कुछ अमाउंट सीरम का भी डालेंगे, एंटीबायोटिक्स डालते हैं जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, है ना। और इन मीडियाज को हम जो भी सेल है उसको हम उसके अंदर इंक्यूबेट करके 24 से 48 आवर्स तक उसको प्लेस करके रखते हैं, जिससे कि वो सेल डिवाइड हो जाते हैं 2 डेज के बाद। और इनको हम विजिबली देख भी सकते हैं, दे आर बिकॉज जिस भी हम जहाँ पे भी हम जिन बॉटल्स में कल्चर करते हैं दे आर मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, तो हम देख सकते हैं कि उसमें कोई ग्रोथ आई है, मोनोलेयर फॉर्मेशन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो सेल कल्चरिंग और एनिमल सेल कल्चरिंग होती है उसमें जो टिश्यूज जो सेल्स होते हैं वो मोनोलेयर फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक टाइप की लेयर ही बनाते हैं। एक जो सेल्स हैं वो ऊपर एक और डबल लेयर और ट्रिपल लेयर नहीं बनाते, मोनोलेयर फॉर्मेशन करते हैं और शीट ऑफ सेल्स बनती है कवरिंग द सरफेस विद इन विदाउट ए वीक, अबाउट ए वीक में वो पूरा जितना भी आपने कल्चर दिया है उसको पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा इस तरीके से। तो ये ऐसे आपकी बॉटल्स होती हैं जिसको हम रॉक्स बॉटल कहते हैं। रॉक्स बॉटल के अंदर ये सेल कल्चरिंग करवाया जाता है, पैटी डिशेस में भी हम करते हैं। इस तरीके भी अरेंजमेंट्स रहते हैं फॉर द कल्चरिंग ऑफ टिश्यूज। ये रॉक्स बॉटल्स हैं। रॉक्स बॉटल्स थोड़ी सी एट द साइड ऑफ नेक्स ये थोड़ी सी एलिवेटेड होती है, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड पोजिशंस में इनका नेक रहता है, जिससे इजिली वी कैन इंसर्ट द पिपेट्स इनसाइड द रॉक्स बॉटल। तो ये रॉक्स बॉटल्स होती हैं जिसमें हम बिकॉज क्यों हम लेते हैं, क्योंकि अगर हम इनको लाइंग पोजीशन पे और हॉरिजॉन्टली अगर हम प्लेस करते हैं इनको, ये आप देख रहे हो इट इज वर्टिकली प्लेस्ड, अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं तो हॉरिजॉन्टली प्लेस में इसको काफी सरफेस एरिया मिलता है सेल्स को फॉर द डेवलपिंग मोनोलेयर फॉर्मेशन। पैटी डिश में आपको पता ही, पैटी डिश में भी आपको सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है। इस तरीके से फॉर द डेवलपिंग मोर सरफेस एरिया दीज बॉटल्स आर यूज्ड। रॉक्स बॉटल्स है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि टिश्यूज हैं, नर्व फाइबर्स की टिश्यूज हैं। इनको कोलेजिनेज ट्रिप्सिन की हेल्प से हमने अलग अलग सेल्स को डिवाइड किया, है ना। डायरेक्टली अगर हमने नर्व फाइबर्स को प्लेस किया दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट कल्चर। अगर हमने इसको डिसोसिएटेड करके यूज किया तो दिस इज कॉल्ड सेल कल्चर। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वायरसेस ऐसे इसी सब मेथड से यूज होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली वायरसेस आर कल्चरिंग विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ सेल कल्चर टेक्निक्स। जब आप एनिमल सेल कल्चर पढ़ोगे आपको पूरा एक यूनिट है और उसमें आपको एनिमल सेल कल्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको प्राइमरी सेल कल्चर, सेकेंडरी सेल कल्चर, सारी चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट सेल लाइंस यूज होती हैं डिफरेंट चीजों के लिए चेक करने के लिए, जैसे हेला सेल लाइन है दैट इज यूज्ड फॉर द ह्यूमन कार्सिनोमा, मैककॉय सेल लाइन है दैट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन साइनोवियल कार्सिनोमा सेल लाइन। तो मोस्टली एनिमल सेल कल्चर जो यूज होता है वो कैंसर पर्पस के लिए बहुत यूज होता है। कैंसर डिसीज के लिए आप कैसे चेक करोगे कि कैसे कैंसर फैल रहा है, कैसे कैंसर का इफेक्ट हो रहा है किसी टिश्यूज के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर। तो ये सारी चीजें हम विद द हेल्प ऑफ सेल लाइन इजिली, किसी ड्रग का इफेक्ट देखना है कैंसर सेल लाइन के ऊपर
तो ये जो सेल लाइंस को हम कैंसरस सेल लाइंस भी बना सकते हैं और उनका इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन दीज सेल लाइंस हम देख सकते हैं। तो सेल कल्चर जो है वो मोस्टली यूज फॉर द डिफरेंट डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेज और इफेक्ट ऑफ डिसीज ऑन द ह्यूमंस, ये सारी चीज़ों के लिए आपका सेल लाइंस यूज होती हैं। इसमें डिफरेंट आप एनिमल्स को ही ले सकते हो, जैसे रीसस मंकी को लिया, ह्यूमन एनिम्यून सेल लाइन बनती है, चिक एम्ब्रियो को लेके डिफरेंट टिश्यूज की और ऑर्गन्स की आप सेल लाइन बना सकते हो। तो सेल लाइन का आप बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आप देख सकते हो। वायरसेस आप इजीली उनके ऊपर कल्टीवेट करवा सकते हो सेल लाइन की हेल्प से। आप अगर कोई एंटेरो वायरस है तो आप देख, अगर एंटेरो वायरस का इन्फेक्शन है तो वहाँ पे उन सेल लाइन के ऊपर सेल्स का डीजनरेशन, मतलब सेल्स जल्दी जल्दी मरने लगेंगे। मीजल्स वायरस है तो आपको सिंक्टियम टाइप का फॉर्मेशन दिखने लगेगा। हर्पीज वायरस है तो आपको डिस्क्रीट फोकल डीजनरेशन होने लगेगा। एडिनो वायरस है तो ग्रेप लाइक लार्ज ग्रैन्यूल्स क्लम्प देखने को मिलने लगेंगे। SV40 है तो साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन होने लगेगा, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल फॉर्मेशन होने लगेगा। तो आप देख सकते हो कि बिफोर इंजेक्शन आपका टिश्यूज इस तरीके का दिखता था, पर आफ्टर इंजेक्शन आपको इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ये किडनी सेल लाइन है, किडनी की सेल लाइन है, LLC, MK2 और नॉन इनोकुलेटेड सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वायरस का पहले इनोकुलेशन नहीं हुआ है, पर जैसे ही वायरस का इनोकुलेशन हुआ है 8 डेज के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से इफेक्ट ऑफ सेल्स के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे वैक्यूल्स का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट वायरस का इफेक्ट ऑन सेल लाइन होता है। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ वायरसेस सेल के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देते हैं, कुछ है जो रेड ब्लड सेल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा। कुछ लोग साइटोपैथोजेनिक वायरसेस जो होते हैं वो सेल कल्चरिंग को इनहिबिट कर देते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट वायरसेस का इफेक्ट आप देख सकते हो। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो नॉर्मल सेल लाइंस को कैंसरस सेल लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करवा देते हैं। जैसे ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं, ऑन्कोजेनिक मीन्स कैंसरस प्रोड्यूसिंग वायरसेस, तो वो उन सेल लाइन को कैंसरस सेल लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ वायरसेस जो है वो डिटेक्ट, हम उन वायरसेस को ड्यू टू फ्लोरोसेंस डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें उनकी एंटीबॉडीज अगर हम फ्लोरोसेंस टाइप की बनाए तो उन वायरस को वो एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर लेंगी और फ्लोरोसेंस टाइप का इफेक्ट देखने को मिलने लग गया। तो इस तरीके से वायरस का डिटेक्शन और डिफरेंट चीजें आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेल लाइंस। तो सेल लाइंस काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द एनिमल एक्सपेरिमेंट और वायरस एक्सपेरिमेंट्स के लिए। आजकल हम एनिमल्स को बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल लाइंस। ठीक है, तो सेल लाइंस आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आपको कोर्स में डिटेल में है सेल लाइंस एनिमल सेल कल्चर, जिसमें हम पूरा और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ वायरस के लिए सिर्फ आपको इतना बताना है कि एनिमल सेल कल्चर यूज होते हैं। एनिमल सेल कल्चर में आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गन कल्चर है ना, ऑर्गन कल्चर और एक्सप्लांट कल्चर और सेल कल्चर। सेल कल्चर इस तरीके से आप 3 चीजें बताओगे एनिमल सेल कल्चर में। इसके अलावा एम्ब्रियो कल्चर में आपको पूरा बताना है। एम्ब्रियो कल्चर में आपको बताना है कि किस तरीके से डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं, कैविटीज होती हैं, अलग अलग वायरसेस की डिफरेंट कैविटीज यूज होती हैं, है ना, तो वो सारा डिस्कस करना है। और एनिमल इनोकुलेशन में आपने देखा था कि एनिमल इनोकुलेशन में डिफरेंट सबक्यूटेनियस, इंट्रासेलुलर, इंट्रापेरिटोनियल, है ना, इस तरीके से हम डिफरेंट इंजेक्शंस देके अलग अलग इफेक्ट देख सकते हैं वायरस का ऑन डिफरेंट कैविटीज। ठीक है, तो इस तरीके से वायरस कल्टीवेशन आपको 3 चीजों पे बताना है। एग एम्ब्रियो कल्चर, फर्स्ट है एनिमल इनोकुलेशन, सेकंड है एम्ब्रियोनेटेड कल्चर और थर्ड है एनिमल सेल कल्चर। 3 तरीके से आपको बताना है कि वायरस का हम किस तरीके से कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, कौन बताएगा वायरस और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है कल्टीवेशन करने के लिए? मैम वायरस में कल्टीवेशन के लिए लिविंग होस्ट चाहिए। लिविंग होस्ट चाहिए, तो यहाँ पे आपने देखा और तीनों चीज बैक्टीरिया ही में लिविंग है।
सेल लाइंस भी Yes. आप देख रहे हो वो मल्टीप्लाई करती रहती हैं। ऐसा नहीं कि वो एक तरीके की सेल है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही, वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके सेल्स को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मीडियाज, और मीडियाज में आप बिल्कुल जैसा इन्वायरमेंट आपके सेल्स को मिलता है आपकी अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, वैसा ही इन्वायरमेंट हम देते हैं जिससे कि वो सेल्स ग्रो कर जाएं। हम बहुत सारे डिफरेंट स्टिमुलेटर्स यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रोथ प्रोमोटर्स यूज करते हैं जिससे कि आपका, आपने सुना होगा कि स्टेम सेल लाइंस है ना, स्टेम सेल लाइन सुना है? स्टेम सेल्स आर एबल टू प्रोड्यूस एनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। जो भी आपके ऑर्गन्स हैं वो आपके अंदर से स्टेम सेल लाइंस प्रिजर्वेशन टेक्निक्स आजकल चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? कि आपका इन फ्यूचर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपको इन फ्यूचर कोई जेनेटिक डिसीज हो जाती है जिससे कोई आपका पर्टिकुलर ऑर्गन खराब हो जाता है, तो उस ऑर्गन को आप किस तरीके से बचा सकते हो, न्यूली कैसे डेवलप कर सकते हो। तो अगर स्टेम सेल लाइन है आपकी प्रिजर्व है, आप लोग आज देखा होगा, सुना होगा ड्यूरिंग बर्थ और किसी प्रेग्नेंट वुमेन्स के पास इंश्योरेंस वाले पर्सन आते हैं कि आप स्टेम सेल लाइन प्रिजर्व करवा लो। तो वो क्या है, वो इस तरीके की टेक्निक है जिसमें आपके पेरेंट्स का स्टेम सेल लाइन प्रिजर्व हो जाता है, आपके बच्चे का प्रिजर्व हो जाता है और आपके खुद का भी प्रिजर्व हो जाता है। अगर कोई वुमेन है तो उसका तो स्टेम सेल लाइन प्रिजर्व होगी, साथ में उसके बच्चे का भी प्रिजर्व हो जाएगी और उसके पेरेंट्स की भी प्रिजर्व हो जाएगी। तो 3 पीढ़ियों तक ये स्टेम सेल लाइन जो भी प्रिजर्व करवाता है तो उसको उसका इफेक्ट अच्छा मिलता है। अगर आपने प्रिजर्व करवाया और इन फ्यूचर किसी को भी कोई भी जेनेटिक डिसीज या कोई वाइटल ऑर्गन उसका डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इस तरीके से स्टेम सेल लाइन की हेल्प से आप न्यूली ऑर्गन प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आजकल बहुत सारी रिसर्च हो रही है जिसमें स्टेम सेल लाइंस के ऊपर वर्क हो रहा है, कैसे हम स्टेम सेल लाइन से ये ऑर्गन बना सकते हैं, कैसे स्टेम सेल लाइन इस तरीके से यूज हो सकती है। तो काफी रिसर्चेस हो रही हैं ऑन द स्टेम सेल लाइंस। तो स्टेम सेल लाइन इसलिए प्रिजर्व सभी को करवाना चाहिए, है ना। आप लोग अभी नॉलेज नहीं है आप लोग को स्टेम सेल्स का, तो स्टेम सेल्स आप जब फ्यूचर पेरेंट्स बनोगे तो स्टेम सेल लाइन सभी को करवाना चाहिए प्रिजर्व, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी मिस हैपनिंग होती है या कुछ भी होता है तो आप उससे अपने आप को बचा सकते हो। तो एक्चुअली उस समय भी आप अपने आप को बचा सकते हो जब आपकी अगर स्टेम सेल लाइन प्रिजर्व नहीं है, पर होता क्या, तब आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है। अगर आप ऐसे ही कोई आपसे, अगर आपको, अगर इन अभी जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका कोई वाइटल ऑर्गन जैसे किडनी है, किडनी वर्क नहीं कर रही, तो आप अगर आर्टिफिशियल किडनी बनवाने जाओगे तो आपके अंदर से तब भी स्टेम सेल्स को लिया जाएगा। स्टेम सेल्स आपके शरीर में बहुत बहुत कम अमाउंट में होता है। तो उस केस में जब कोई बर्थ होता है, न्यू बेबी को बर्थ करते हैं, तो उससे जो प्लासेंटा से जो जुड़ा होता है वुमेन से कोई बेबी, तो उस प्लासेंटा में न्यूमरस अमाउंट ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं। और उस प्लासेंटा को अगर हमने प्रिजर्व करके रख लिया तो क्या होगा कि आपको इजीली स्टेम सेल्स अवेलेबल हो जाएंगे और आप किसी भी ऑर्गन्स को इजीली डेवलप कर सकते हो, जो भी साइंटिस्ट होंगे। और अगर ऐसे ही आपसे अगर स्टेम सेल्स आपके बॉडी से निकालने जाएं तो आपका बहुत ज़्यादा, एक तो ब्लड लॉस हो जाएगा, ब्लड से फिर आपको 1-2% में स्टेम सेल्स मिलेंगे और उन स्टेम सेल से फिर आप किसी ऑर्गन को डेवलप करवाओगे। तो इट रिक्वायर्स वेरी कॉस्टली प्रोसेस, और इट इज़ वेरी कॉस्टली प्रोसेस जिसके कारण आप उसको सोच नहीं सकते। तो इसलिए स्टेम सेल प्रिजर्वेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गन्स। ठीक है, तो वायरस के साथ साथ आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी है और आजकल बहुत वायरसेस चल रहा है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ना इस टॉपिक को, है ना। और जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते, मैसेज करके आप पूछ सकते।